ये आपका ये बनाना है आपने। अगर ईआरपी बनाना है कॉस्ट एस्टिमेशन, तो ये आपके मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल। तो अब हम देखते हैं कि ये आपने काम करने हैं, या स्कोप ऑफ वर्क समझ लीजिए, या स्टेटमेंट ऑफ वर्क समझ लीजिए, और ये आपकी एसडीएलसी है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। और फिर ये आप ये देख रहे हैं कि हम लोगों के एस्टिमेशन लगा रहे हैं। ये रिसोर्स है, ये बीए है, ये बीए है, ये एसक्यू इंजीनियर है, ये बीए है, ये आर्किटेक्ट है, ये डेवलपमेंट टीम है, ये टेस्टिंग इंजीनियर है। ठीक है, तब ये रोल है। अब ये रोल की कॉस्ट मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए ये कॉस्ट लिखी हुई है, मैं भी समझा देता हूँ इसको एक कैसे कॉस्ट लिखी हुई है। तो तीन चीजें हैं जो शायद आपको समझने की जरूरत है। क्या? प्रोसेस, जो भी आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस, ये वो है जो काम करना है, स्कोप ऑफ वर्क। छोटी सी वेबसाइट बनानी है तो थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर पूरा आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो फिर रिक्वायरमेंट डिजाइन, अभी आपने थोड़ा सा एस्टिमेट करना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाल आई एम नॉट काउंटिंग आपने गलत एस्टिमेशन किया है, लेकिन आपने प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं किया। अब ये जो एक्सरसाइज नंबर या असाइनमेंट नंबर 6 है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट या डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, डेवलपर, एसक्यू इंजीनियर। अब ये महीने की तनख्वाहें आप जो भी देना चाहें, ये मैंने दे दिए हैं। 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। अब ये तनख्वाहें आप, ठीक है, ये तनख्वाह को आप 22 से डिवाइड करेंगे। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये तनख्वाह को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो वो पर डे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट तनख्वाह है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप उसको कंप्यूटर दे रहे हैं, उसको बैठने की जगह दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं, ट्रैवलिंग दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, 25% ऑफ द कॉस्ट। आप जो भी तरीके से करना चाहें। जी काशिफ, काशिफ आपने हाथ खड़ा सर किया वो हुआ है। अटेंडेंस लगा रहे हैं, जी, अटेंडेंस लगा रहे हैं। अटेंडेंस ले लें, ठीक है, अटेंडेंस ले लें। जी जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा जल्दी से, क्विकली। अहमद रजा, चलिए मैं चैट भी ऑन कर लेता हूँ। चलिए, चलिए, अहमद रजा, मोहम्मद अली, मरियम अजहर, अब्दुल्ला बिन हुसैन। प्रेजेंट सर। तौफीक, आपके सवाल का मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर विल टॉक अबाउट दैट। तौफीक ने एग्जाम से रिलेटेड पूछा है कि क्या करना है। नेहा फातिमा, मोहम्मद हसीब, नेहा, अच्छा चलिए, उन्होंने चैट पे लिखा हुआ है। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद काशिफ, जय काशिफ साहब को, प्रेजेंट। समोश कुमार, सुमेश कुमार, क्या है? प्रेजेंट सर। ठीक है, विशाल कुमार, प्रेजेंट। माज, मोहम्मद माज, ओके, अब्दुल मुस्तफ़ा, नवी हसन नफीद, प्रेजेंट सर। रबीउल मुगल, Yes, sir. Present. Present. हातिम शब्बीर, प्रेजेंट सर। जवाद शेख, मोहम्मद तौफीक, सर जवाद और तौफीक ने चैट पे लिखा है प्रेजेंट। जवाद ने, तौफीक ने चैट पे लिखा। तंजीलुर रहमान, प्रेजेंट सर। सैयद वहाज अली, Present, sir. सर हसीब ने भी प्रेजेंट लिखा था चैट पे। चलिए मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। जिन लोगों के नाम, अहमद रजा, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद हसीब, अच्छा हसीब ने चैट पे लिखा है। और कौन है? अब्दुल्ला मुस्तफ़ा, अब्दुल मुस्तफ़ा, और बाकी सर सब। नंबर 2 को प्रेजेंट कर दिया। नंबर 2 को प्रेजेंट करते हैं, क्यों?
सर वो जो है दूसरी क्लास की टीचर ने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था तो अभी आया हूँ मैं। अच्छा गया, चलिए हो गई, अटेंडेंस हो गई। चलिए सवाल पूछा गया सर, एग्जाम से रिलेटेड पोल हुए थे, पोल हुए थे क्या मतलब उसमें कोई पोलिंग हुई थी या क्या हुआ था, पता नहीं मुझे। सवाल जरा बताएंगे क्या पूछ रहे हैं तौफीक साहब, दोबारा से लिखेंगे। सर वो यूनिवर्सिटी वालों ने पोल पोल करा था ना, मतलब एग्जाम से रिलेटेड। सर वो एचईसी की तरफ गाइडलाइन से ना मॉड्यूल दिए गए थे ना, तो इस और पे 6 वो पोलिंग करवाई गई थी। गाइडलाइन 6 जो थी एचईसी गाइडलाइन 6। हाँ उसमें पूछा गया था आपका प्रेफरेंस क्या है, तो वो प्रेफरेंस हमने बता दिया है, उस पर कुछ हुआ नहीं है। शायद आज चेयरमैन साहब की वो आई है कि अगर आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है तो बता दें, शायद आज मीटिंग हो रही है तो उसका कुछ ऐलान नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और जिस तरह से आपको लास्ट असाइनमेंट दिया गया ना 5 और 6 ओपन बुक होगा। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है अभी क्योंकि आपस में जो डिस्कशन हुआ उनसे ये लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अभी 1.5 महीने तक और नहीं खुलने वाली है, जो हमें बताया गया, या कम से कम महीने भर तो नहीं खुलने वाली है। तो आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं या हो जाएंगी थोड़े दिनों में, तो प्रॉब्ली एंड ऑफ दिस मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा और ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन में मतलब ये है कि आप इंटरनेट एक्सेस है, किताब एक्सेस है, और फिर माशाल्लाह से हम एक दूसरे से पूछने को अपना हक समझते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद चैलेंज है हमें कि हम वर्चुअल एग्जाम लेने के लिए, तो फिर वो प्रॉब्ली केस स्टडीज होंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, इसको बता दो, इसको डिफाइन कर दो, वो सब नहीं हो सकते। तो जैसे 5 और 6 है, आपको केस स्टडी दिया गया और आपको पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करवाई गई है, तो इसी तरह से होगा शायद। ये है पॉसिबिलिटी, जो 40 नंबर का एग्जाम होगा। वाइवा हो सकता है आपने कुछ लिखा हुआ हो, मेरी समझ में ना आया हो, तो फिर मैं उस पर वाइवा ले सकता हूँ इंडिविजुअली। लेकिन बहरहाल ये कि 20 लोगों का वाइवा लेना 10-10 मिनट करके, ये सब चैलेंजेस हैं एग्जाम सर के। टाइम फ्रेम का कैसे डिवाइड होगा एग्जाम जी में फिर, क्योंकि अगर बीच में किसी का प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम के तो वो कैसे हैंडल होगा? बीच में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपका क्या लाइट चली गई है? जैसे वो जैसे आजकल आजकल ज्यादा लोड शेडिंग शुरू हो गई है ना। सर कल भी लाइट गई थी हमारी मेरी क्लास के बीच में, तो हाँ ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम उसमें होता है। जो पॉसिबिलिटीज हमें बताई गई हैं वो ये है कि आपको एक एग्जाम लोड कर दिया जाएगा एलएमएस पे, जो आपका शेड्यूल होगा, और आपको 24 घंटे, जैसे आपको टेस्ट मिलता है ना कि आपको 24 घंटे में 10 मिनट में आप कभी भी कर लें, तो वो 24 घंटे में आपको जो अलॉटेड टाइम होगा आप 3 घंटे में कर लें। अब उसमें लाइट गई तो शायद अटेम्प्ट दूसरा कर सकेंगे, 2 अटेम्प्ट तो आप कर सकेंगे, तीसरे का मुझे पता नहीं कि व्हाट आर द रूल्स। अब ये रूल्स हमें पता चलेंगे तो आपको बता देंगे। मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये आपस में जो डिस्कशन हुआ है, अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। अभी हो सकता है कि आप दे रहे हो और मैंने 2 ठीक है अटेम्प्ट सर। 2 अटेम्प्ट में लाइट चली गई, ये पॉसिबिलिटी है। अब वो कैसे करेंगे आई रियली डोंट नो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो होते नहीं है, आप कहते हैं अटेंडेंस लगा दे, मैं लगा देता हूँ क्योंकि मार्जिन ऑफ बेनिफिट जो है ना वो स्टूडेंट को देना है, ठीक है, तो हमने देना होता है कि आप कहते हैं जी सर उसके घर लाइट नहीं है, सर वो ऑनलाइन है, सर उसकी, तो लगा देते हैं क्योंकि हम एज्यूम करेंगे सारे बच्चे सच बोल रहे हैं। तो उसमें अगर लाइट चली गई तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मतलब जो क्लासरूम में बैठना है और वर्चुअली बैठना है उसमें चैलेंजेस तो हैं। लाइट जा सकती है, एलएमएस हैंग हो सकता है, आई रियली डोंट नो। तो उसमें डाइल्यूट एग्जाम होगा, जैसी बात है 50 नंबर का नहीं हो रहा है, 40 नंबर का हो रहा है, ओपन बुक होगा, केस स्टडी होगी, आपको दिया जाएगा। ये है। कोई और सवाल? अच्छा सर, पेपर पैटर्न अगर जो है वो एक दफा मतलब यूनिवर्सिटी फाइनल कर देती है तो वो मतलब ये होगा कि हर टीचर्स को वही फॉलो करना होगा, या मतलब कोई टीचर कुछ और ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, कोई किसी तरीके से ले रहा है, या ऐसा होगा? उसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक को मना किया गया है। वो ये कि जो नॉर्मल पेपर होता है वो आपको दे दिया जाए, जैसे नॉर्मल एग्जाम होता था ना, आपको क्लासरूम में बुलाया जाता था, वहाँ टीचर सर पे खड़ा होता था, नकल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, आप एग्जाम भी दे रहे हैं और व्हाट्सएप पे तस्वीरें उतार के बाकी ग्रुप में भी भेज रहे हैं। मतलब आप नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबिलिटीज तो हैं। और ये क्योंकि आप नहीं है खाली, हम बाकी यूनिवर्सिटी से भी कनेक्टेड है। मैं पूछ रहा हूँ क्या किया बच्चों ने, तो बच्चों ने ये सब किया, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज।
तो हमें बताया गया कि ये पोलिंग कर लें, लेकिन हम इस ऑप्शन को डिस्करेज करेंगे कि आप पैटर्न पाल जवाब कर लें, इसकी डेफिनेशन बता दो, इसकी डेफिनेशन बता दो। अब ये सारी चीजें तो ओपन बुक हैं और इंटरनेट के साथ है, तो ये तो कहीं से भी कॉपी कर सकता है ना आप। हमने जो कुछ पढ़ा है इसका इस्तेमाल हम आपसे पूछ लें। जैसे अभी एक असाइनमेंट दिया गया कि अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जनाब rosie.com मैंने बनवानी है आपसे, या rosie.pk बनवानी है, तब बताइए आप क्या करेंगे। अब आपने असाइनमेंट में लिखा हुआ भी है, तो बहुत सारे लोगों ने वही प्रोसेस लिख दिया है, ये करेंगे ये करेंगे, और बहुत सारे ने कॉपी पेस्ट कर दिया। नजर भी आ रहा है कि उसने भी यही लिखा है और उसने भी ये लिखा है एग्जैक्टली। तो सोचिए जरा, तो केस स्टडी दिया जाएगा आपको, जो अगर जिसने पढ़ा होगा वो इस्तेमाल कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा चैनल ओपन बुक होगा, इंटरनेट होगा, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। ये सजेशन है, इसका भी आंसर शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, शायद बाय मंडे लेटेस्ट आ जाएगा कि भाई ये होगा, और डेट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू द पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारी जो आपस में डिस्कशन हो रही है भाई और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हो रही है, तो ये है उसमें बात ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो स्टूडेंट को दिया जाएगा। यानी अगर हैंग कर गया तो उसको एक चांस दे दिया जाएगा। अब पॉसिबिलिटी के 2 दफा के चांस में बिजली नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कैसा कुछ हुआ तो फिर हो सकता है जैसे दोबारा से चांस दे दिया जाए, या पता नहीं ना दिया जाए, मुझे सही नहीं पता। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है जो कि अनहर्ड है, मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हमें भी अकोमोडेट करना होगा आपको, लेकिन बहरहाल ये कि बिल्कुल ही अनलिमिटेड नहीं होगा। तो अभी तक जो बताया गया है कि वो 24 घंटे के लिए खोला जाएगा, और उसमें किस वक्त भी आपको करना है आप कर लेंगे। 24 घंटे खुला हुआ है, और 2 घंटे में एग्जाम अटेम्प्ट करना है आपने। सुबह कर लें, दोपहर कर लें, शाम कर लें, जिस वक्त लाइट चल नहीं जाए उस वक्त कर लें आप। होगा ना, लोड शेडिंग होगी 2 घंटे के लिए जा रही है, तो इस वक्त से इस वक्त मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, तो ये हमें बताया गया कि अगर लोड शेडिंग 2 घंटे हो रही है या 4 घंटे हो रही है, तो आपको मालूम होगा इस वक्त से इस वक्त तक लाइट जाएगी, तो इस वक्त मुझे अटेम्प्ट कर लेना है। अब उसमें 2 अटेम्प्ट होंगे, अगर करते वक्त लाइट चली गई या इंटरनेट कनेक्शन हो गया तो एक और अटेम्प्ट मिल जाएगा आपको। फिर भी कोई चैलेंज है और बहुत जेन्युइन चैलेंज है, तो शायद आप चेयरमैन से या टीचर से, टीचर तो खैर हेल्पलेस है, क्योंकि अगर एक को किया तो फिर वो बाकी लोगों पे सवाल आएगा कि क्यों किया आपने। तो चेयरमैन के थ्रू फिर आप बात कर लेंगे, और हमें इंस्ट्रक्शन हो जाएगी कि भाई इसको खोल दें, या इसको एक आदमी को इस तरह से कर दें, अकोमोडेट कर दें, वो एग्जाम नहीं दे पाया, कर देंगे। ये ठीक है, उधर एस्टिमेशन हो जाए। थैंक यू। चलिए अभी एस्टिमेशन पे आ जाते हैं थोड़ा सा, कि एस्टिमेशन कैसे होती है। ये SDLC है। अब आप जो भी SDLC फॉलो करेंगे उसके स्टेप लिख लेंगे, ये काम आपने करना है। तो अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम करना है, तो हमने 5 चीजें बनाई हुई थी, 1 2 3 4 5, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसमें जो जो रोल है वो आप लिख लेंगे, ये रोल है आपके, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी आप समझते हैं वो रोल लिख लेंगे आप। उनकी महीने की तनख्वाह लिख देंगे, और फिर उसको डिवाइडेड बाय 22 कर देंगे या 24 कर देंगे, जैसे भी आपने करना है, तो पर डे कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन आप उसको कंप्यूटर भी दे रहे हैं, उसको ऑफिस में जगह भी दे रहे हैं, तो उस पर भी एक कॉस्ट लगती है ना। ऑफिस की 2 लाख रुपए किराया है, 50,000 रुपए बिजली का खर्चा है, तो आप 100 लोग हैं और 2.5 लाख रुपए वो भी लग रहे हैं, तो वो भी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को एक अलग क्यूब भी दिया हुआ है, अलग बैठने की जगह दी हुई है, तो ये वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, गाड़ी भी दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन भी दी हुई है, तो ये वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये तनख्वाह इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलके दोनों को जमा कर लिया और डिवाइड बाय 22 कर लिया। देख रहे हैं आप, ये दोनों को जमा कर लिया, डिवाइड बाय 2 कर लिया। नजर आ सर ये स्क्रीन सर वो फ्रीज आपकी हुई स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आई एम सॉरी। फ्रीज हुई है ब्राउजर पर। सही है, सही अच्छा है। लेकिन सर ये वाली कॉस्ट हम क्लाइंट को तो नहीं बता सकते ना, वो बोलेगा अबे यार चुप अभी तो करके अपने सुनो एम्प्लॉय ना, को फिर नहीं बताएंगे कस्टमर को क्या बताना है। अभी सुन तो लूं पहले। जी सर। हाँ, पहले तो हम अपनी एस्टिमेट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये है, और फिर कस्टमर को क्या देना है, कस्टमर से वही शेयर करेंगे। तो पहले हमें पता चलना चाहिए ना कि कितने कॉस्ट में मैं दुकान चला रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना मुझे कितने में पड़ रहा है। मुझे 10 रुपए में पड़ रहा है, तो मैंने 12 में बेचना है, 15 में बेचना है, तो ये मैं बताऊंगा। मुझे मालूम तो होना चाहिए खरीदा कितने का, किराया कितने लगा, दुकान का किराया कितना, मजदूरी कितनी। तो आई शुड नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओनली देन आई, ठीक है, तभी हम देख रहे हैं हमें कितने का पड़ रहा है। ठीक है,
तो हमने कहा ये प्रोसेस है और ये काम है, ये सारे काम हमने करने हैं और कौन करेगा ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रोल है। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, आर्किटेक्ट है, ये सारे। और भी कोई रोल है तो आप डाल दीजिए। तो इनकी महीने की तनख्वाह डाली आपने, ठीक है, महीने की तनख्वाह डाली और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो भी आप दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया है आसानी के लिए, ये कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए और इसका 25% देख रहे हैं आप, ये 1/4 ये लगा दिया। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई और फिर इन दोनों को जमा करके 22 से डिवाइड कर दिया तो ये पर डे कॉस्ट आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजर की पर डे कॉस्ट। आप इसको 8 घंटे से डिवाइड करके पर आवर भी निकाल सकते हैं। अगर आपने पर आवर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कॉस्ट है E28, आई होप कि एक्सेल आपको आती होगी। मुझे एक्सेल नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये 8 घंटे से डिवाइड हो गई तो ये पर आवर कॉस्ट आ गई। देख रहे हैं आप, ये 8,000 रुपये दिन की है तो 1,000 रुपये उसकी एक मिनट मोहम्मद अली खान, मैं जरा ये सही कर लूं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये आपके पास आ गई तो ये इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सब पे आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप पर आवर लगा रहे हैं तो पर आवर लग जाएगी, अगर मैंने पर डे लगाई है तो पर डे लग जाएगी। ठीक है जी, मोहम्मद अली सवाल है आपका जी, बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर ये आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखी है तो ये नहीं समझ आया कि 25% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, तो ये क्यों, मतलब 25%, ये नहीं समझ आया इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ है। अच्छा चलिए, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं और आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया हुआ है जिसको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे आप जब भी चार्ज करेंगे तो जो कॉस्ट उसको दे रहे हैं, जो भी उसको पैसे दे रहे हैं वो सब चार्ज करेंगे ना, क्योंकि वो आप दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये तो तनख्वाह आप दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको गाड़ी भी दी हुई है, उसको एक कमरा भी दिया हुआ है और उसको बिजली पानी और चाय भी दे रहे हैं। वो कॉस्ट जेब से देंगे या प्रोजेक्ट पे चार्ज करेंगे? सर वो तो हाँ जेब से देंगे, खुद से जेब देंगे। से क्यों देंगे अकलमंद? मैं अगर दुकान चला रहा हूँ और एक नौकर भी रखा हुआ है और बिजली भी है, दुकान का किराया भी है, वो अच्छा अच्छा, सही सही कस्टमर से ही चार्ज करूंगा ना। सही 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 समझ आया। मैं अगर 10 रुपए की चीज लाया हूँ तो 10 रुपए की तो नहीं बेचूंगा ना, ज्यादा की क्यों बेचता हूँ? क्योंकि मुझे सब किराया भी देना है, बिजली भी देनी है, जो नौकर रखा है उसके भी पैसे देने हैं। तो अब मैंने जो ऑफिस खोला हुआ है उसका किराया, बिजली का किराया और जो मैं चाय पिला रहा हूँ, वो सब एक कॉस्ट है ना जो हर आदमी पे लग रही है, वो मुझे कवर करनी है, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट से चार्ज करता हूँ। बात समझ में आ रही है? अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं छोड़ रहे। अभी सोचे मैं एक आदमी को तनख्वाह भी दे रहा हूँ, गाड़ी भी दे रहा हूँ, जगह भी दे रहा हूँ, तो सब उस आदमी पे कॉस्ट लग रही है ना। तो जब भी उस आदमी को चार्ज करूंगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सब चार्ज करूंगा। उस आदमी का एक दिन की या 1 घंटे की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है, तो बात समझ में आई? तो मुझे वो आदमी 15 लाख 1.5 लाख रुपए को मैं डिवाइड करूं 22 से तो कुछ और आएगी, लेकिन वो सारी कॉस्ट मिला के 1,000 रुपए घंटे की पड़ती है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब मैंने वो कैलकुलेट करने का तरीका है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मुश्किल है। मैंने क्या किया, आसान तरीका कि 0.25 निकाल लिया है। ये लिखा हुआ है ना नीचे 25% ऑफ द कॉस्ट। निकालने का तरीका ये है उसका, मैं बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। सर और ये एक बात समझ नहीं आ रही कि ये 25% ही क्यों है, मतलब 30% भी वही हो बता सकता है, रहा हूँ। 20% तो हाँ, कल सुनते लो जरा, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, अब एक आदमी है, मैं उसको तनख्वाह भी दे रहा हूँ, ये तनख्वाह दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको
सीट भी दी हुई है, जगह भी है, और ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी भी है, गाड़ी भी है, और अभी पीएफ को छोड़ता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस है, चलिए इंश्योरेंस है, ये सब मैं दे रहा हूँ उस आदमी को, ठीक है। तो जो तनख्वाह है वो और ये सब मिला के तकरीबन 15,000 रुपये महीना होती है। तो ये भी तो कॉस्ट चार्ज होगी ना इस तनख्वाह के अलावा, इसके अलावा। दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी कैलकुलेट होती है कि ऑफिस का खर्चा मेरा अगर 1.5 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, तो जितने भी लोग हैं उनमें डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को डिवाइड करूंगा तो कम से कम 2,000 रुपये महीना हर आदमी का लगेगा। बिजली का खर्चा 50,000 रुपये है, तो ये भी जा रहा है। गाड़ी मैंने दी हुई है उसको, उसके महीने की वो कट रही है, वो 12,000 रुपये महीना कट रही है, या खैर आजकल तो नहीं 12,000 रुपये कटेगी। इंश्योरेंस कटती है शायद 1,200 रुपये। ये सब दे रही है ना कंपनी, तो ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब ये अमाउंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट करने के तरीके हैं, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने लिख दिया है कि जनाब मैं 25% लगा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। आपको बस ये मालूम है कि तनख्वाह के अलावा भी जो कुछ हम उसको दे रहे हैं वो सब प्रोजेक्ट पे चार्ज होगी, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर, ये समझ आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ मैं बीए हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो बीए को तनख्वाह देगी मुझे, और मुझे गाड़ी भी दी हुई है, और मुझे गाड़ी लैपटॉप की इंश्योरेंस भी दी हुई है, लैपटॉप भी दिया हुआ है। तो सबकी कॉस्ट है ना, ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी, कार, इंश्योरेंस, और वो कंप्यूटर भी आ गया, पीसी भी आ गया, सब दिया हुआ है ना। कंप्यूटर के कंपनी के खर्चे पे जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मुझ पे जितनी कॉस्ट आ रही है वो सब लगा के मैं फिर मांगूंगा पर आवर मेरी इतनी कॉस्ट है या पर डे इतनी कॉस्ट है। अब वो कैसे करते हैं उसको छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए कि तनख्वाह के अलावा जो खर्चे हैं वो सब डाले जाएंगे आपकी कॉस्ट पे। वो कस्टमर से चार्ज किए जाएंगे, वो जेब से नहीं देते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं, वरना तो फिर जेब से देते रहेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, पर डे कॉस्ट आ गई एक आदमी की, ठीक है। ये बात समझ में आई, 3 चीजें, यस सर। ठीक है। तो जो रोल आप लिखेंगे और जो तनख्वाह आप देंगे अपनी मर्जी से दे देंगे, फिर आप उनकी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट जो मर्जी है लगा दें, लेकिन बस आपका शुड मेक सेंस कि ये पर डे कॉस्ट है या पर आवर कॉस्ट है। ये 3 चीजें आ गई, प्रोसेस आ गया, ये सारी चीजें। अब आप गेस करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट इतने दिन में हो जाएगी या घंटों में हो जाएगी। तो अगर घंटों में है तो फिर उसका चार्ज अलग होंगे। मैंने दिन चार्ज किए हैं क्योंकि ये लार्जर प्रोजेक्ट होते हैं, ये दिन पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो 10 दिन इसमें लग रहे हैं, 15 दिन इसमें लग रहे हैं, 9 दिन इसमें लग रहे हैं, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में इतने दिन लग रहे हैं। अब ये आपने गेस करना है। अब आप ये डालते जाएंगे रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, फिर जब ये बन जाएगा तो ये रिव्यू होगा क्यूए से, फिर ये कस्टमर से रिव्यू होगा। तो एक एक दिन लगा दें आप, तो एक दिन में करेगा। इसी तरह से उसकी डिजाइन होगी, फिर उसी तरह से स्क्रीन बनेंगी। ये सब थोड़ा सा SDLC को फॉलो करना है, और ठीक है। अब ये टेस्टिंग हो रही है, अब ये सारा देख रहे हैं आप, ये सारे काम करने हैं और सबके अलग अलग करने हैं। ये काम कौन करेगा? रिक्वायरमेंट वाला, ये बीए करेगा। ये कौन करेगा? ये बीए करेगा। और ये कौन करेगा? SQ इंजीनियर करेगा। तो ये 137 डेज कितने हैं, किसके हैं? बीए के। और कितने हैं? 2 बीए हैं। तो मैंने क्या किया, देख रहे हैं आप, ये तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा। देख रहे हैं आप, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज ये उसकी तनख्वाह से आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आ रही है, दिख रही है आपको? बिजनेस एनालिस्ट की कॉस्ट दिख रही है आपको? इसी तरह से यहाँ पर भी बीए की कॉस्ट आएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी वो क्यूए की आ जाएगी, दिख रही है आपको? ये क्यूए वाली कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ बीए और पीएम दोनों की कॉस्ट आएगी। तो देख रहे हैं आप, ये तो प्रोजेक्ट जो है मुझे 107 डेज में पड़ रहा है। ये डेज लगा देता हूँ मैं, मैन डेज, सॉरी मैन डेज। क्या हो रहा है? ठीक है, सॉरी।
अगेन रॉन्ग जगह मैंने लिख दिया है। ये मैंडेज है, ठीक है ना आपको, ये मैंडेज है। और ये मैंडेज के बाद मैंने कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई करके जो भी आपने रेट लगाया इससे मल्टीप्लाई करके मैंने एक कॉस्ट लगा दी है कि मुझे देख रहे हैं आप तकरीबन अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 साल बन रहे हैं एक आदमी के 3 साल। तो अगर आप जितनी बड़ी टीम लगाएंगे उतना टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रॉब्ली 8-9 महीने लगेंगे अगर बड़ी टीम होगी। तो ये 10 लाख रुपए में मुझे पड़ रहा है, ठीक है। मुझे क्या कॉस्ट आ रही है, 10 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, इसमें 30% ऐड कर दिया, दिख रहा है आपको। तो कस्टमर से क्या कहूंगा कि जनाब 13 लाख में दूंगा, 13 लाख नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली 1 करोड़ रुपए नहीं, सॉरी जो भी है 10 मिलियन, हाँ 10 मिलियन है, 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ 30 लाख में मैं उससे 30 लाख मैंने प्रॉफिट रख दिया है कि भाई मुझे तो सारी चीजें चाहिए। तो कंपनी जब चलाते हैं तो आपको 25% से ऊपर ही चाहिए होता है, तो प्रॉब्ली दिस इज द अमाउंट, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। अभी प्रॉफिट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं ये कॉस्ट है जो मुझे आ रही है, जमा कर लिया मैंने सबको, लेकिन इसको मैंने यहाँ 30% से ऐड कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। ये अगर आप सॉरी ठीक है, आप ये देख रहे हैं N25 को मैंने 1.3 से यानी 30% ऐड कर दिया। तो ये जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई हो, ठीक है। और ये तकरीबन टाइम एस्टिमेशन मैंने नहीं किया, लेकिन आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए मोटी मोटी टाइम आपको पता चल गया कि इस तरह से टाइम लगेगा आपका। ये मैंने लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को 25% ले लिया है। और ये मैंने पर डे की कॉस्ट मैंने बता दिया कि 22 डेज देंगे, यानी सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होगी तो 30 दिन होते हैं, तो 8 दिन की छुट्टियां तो 22 दिन बनते हैं, तो 22 दिन मैंने लगाए। अगर सैटरडे की छुट्टी नहीं होती है तो आप 24 डेज लगाएंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना कि मेन डेज कितने होते हैं। सैटरडे छुट्टी नहीं है तो 24, अगर सैटरडे छुट्टी है तो 22 दिन, ऐसे पर डे कॉस्ट लगाएंगे आप छुट्टी। और पर डे को अगर आप 8 से डिवाइड कर लेंगे, ये देख रहे हैं आप 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये पर आवर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ये नंबर तो एक एक्सपर्ट लगाता है, आप अभी एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये रोल आपने प्ले करना है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो भी आपको कम लगेगा ज्यादा कर देंगे। तो ये नंबर आपने खुद डालना है, ये आपका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे ये आपका काम है, ठीक है। अब इस काम करने में, ये प्रोसेस फॉलो करने में 10 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, ये आप लिखते जाइए। ये टोटल हो रहा है सबका, ये जमा हो रहा है, ठीक है। इस नंबर को 137 डेज को मैं BA के पर डे की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 137 को इस वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7,000 रुपए पर डे की कॉस्ट से, और मल्टीप्लाई बाई 2, या 2 इसलिए लिखे हुए 2 भी है, एक नहीं है। तो 137 मल्टीप्लाई बाई दिस पर डे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस कॉस्ट, ये आ गया। तो ये BA की कॉस्ट आ गई। उसके बाद अगेन BA की कॉस्ट है, फिर ये QA वाला जो काम करेगा उसकी कॉस्ट है, ये PM और BA की कॉस्ट है, ये डिजाइनर की कॉस्ट है, ये डेवलपमेंट टीम जरा सस्ती है तो डेवलपमेंट टीम की कॉस्ट है, फिर ये टेस्ट इंजीनियर है, फिर ये नॉर्मल कॉस्ट है, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। इस तरह से कॉस्टिंग होती है। अगर आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वेबसाइट पे कुछ और कर रहे होंगे, आप थीम बना रहे होंगे तो ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वो वाटरफॉल नहीं रहेगा बल्कि प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आप रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर आप थीम डिजाइन करेंगे, थीम को रिवाइज करेंगे 2-3 दफा। जो भी डिजाइन होती है ना वो पहली दफा में अप्रूव नहीं होती है, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड, थर्ड, फिर आप डेटा डालेंगे, उसके टेक्स्ट डालेंगे। अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो जो भी वेबसाइट में स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो आप लिखेंगे ऊपर। यहाँ पर ये वाला जो लेफ्ट साइड पे ये आप काम लिखेंगे, कौन कौन से पेज आप डाल रहे हैं। अब फिर ये एक्सपर्ट डालता है कि कितने घंटे लगेंगे। तो अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल आप एस्टिमेट करेंगे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कॉस्ट कैसे आती है। फिर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट अपने लोगों को क्या तनख्वाह दे रहे हैं। कम तनख्वाह दे रहे हैं तो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा आएगी। फिर कितनी कॉस्ट आ रही है, उसमें प्रॉफिट कितना रखना है, ये आपको है 50% रखना है तो आप 0.5 से कर देंगे, ठीक है ना। ये मैंने 30% रखा है, मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बढ़ जाएगी, ये मैं 1.5 कर देता हूँ, ठीक है।
अब ये 30% नहीं रही है, 50% हो गई है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन फिर कंपटीशन आए तो फिर हो सकता है प्रोजेक्ट आपको ना मिले, किसी और को मिल जाए। तो कंपटीशन जब आदमी देखता है तो फिर आप प्राइसिंग उसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कि आपको इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसमें 3 चीजें समझने की जरूरत है कि ऊपर प्रोसेस है आपका जो फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपका काम है, और सबसे नीचे वो लोग हैं जिनको आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप काम कितने दिन करेंगे ये आपने मेजर कर लिया इस एक्सेल शीट से, और फिर वो जो दिन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया पर डे की कॉस्ट से, तो आपके पास कॉस्टिंग आ गई। क्लियर है आपको? तो ये अब जो असाइनमेंट नंबर 6 है उसमें ये टेक्निक यूज कर लेंगे या ना भी करें, लेकिन बहरहाल ये सबसे आसान तरीका है। और भी तरीके हैं, कोकोमो भी है और ये भी है, लेकिन बहरहाल ये एक आसान तरीका है जो कि हम यूज करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं है सवाल तो फिर हम। सर वो सबमिशन ऑन नहीं है आपकी, वो असाइनमेंट 4 की। सबमिशन ऑन नहीं है, चलिए वो मैं भी कर लेता हूँ, सबमिशन ऑन कर देता हूँ। और कोई ओके सर। मेरी दरख्वास्त है कि उसको LMS के थ्रू भेजें, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर को पता नहीं होता किसने भेजा है, और नेमिंग कन्वेंशन भी नहीं होता है। तो वो क्योंकि मेरे पास 82 स्टूडेंट है, तो अभी 7A वाले ने भेजा है, 7B ने भेजा है, क्योंकि आप लोग तो भेज रहे होते हैं लेकिन असाइनमेंट में नाम तक नहीं लिखा हुआ है, मतलब हद हो गई है। कुछ असाइनमेंट कॉपी होके आए हैं जो कि फिर मैं देखता हूँ किसने भेजा है, फिर मैं देखता हूँ कौन सी क्लास का है, फिर मुझे ढूंढने में